तो जय हिंद दोस्तों। अब तक YouTube पे आपको इतना धमाकेदार वीडियो अब तक कोई नहीं लाया होगा दोस्तों, जो इस वीडियो में होने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों एक दो नहीं, संपूर्ण हिंदी को ही निपटा देंगे। यानी ये मान के चलो इस महामैराथन में पूरा हिंदी कवर कर दूंगा और कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें बस इस वीडियो को देखते चले जाना है। लिखने का फॉर्मेट हो, प्रेजेंट करने का फॉर्मेट हो, बोर्ड एग्जामिनर को किस तरह से हैक कर लें ताकि आपका एक भी मार्क्स ना काट सके, क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा, किस तरह की चीजें फंसेंगी, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर तुम्हारी हिंदी तैयार नहीं भी हुई होगी तो ये वीडियो तुम्हारा हिंदी तैयार करा देगा। दूसरी बात, अगर हिंदी की रिवीजन नहीं हुई होगी तो ये वीडियो आपका रिवीजन करा देगा। यानी ये कह लो कि आपके लिए वीडियो रामबाण है मेरे भैया। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग बड़े बड़े मार्क्स वालों को करेंगे, फिर उसके बाद छोटे मार्क्स की तरफ चलेंगे, व्याकरण वाले, ये सारी चीजों में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग निबंध की। अब निबंध की अगर बात करूं तो निबंध लिखने का तरीका क्या है ये भी बताने वाला हूं और कौन सा आएगा ये भी बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला चीज जान लो, निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है समझो। पहले निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है समझो, फिर उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मान लो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का एक कॉपी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का एक कॉपी है। अब तुम्हें निबंध लिखना है तो सबसे पहले जो निबंध लिखना है वो हेडिंग डाल लोगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लोगे। उससे पहले अब इसके बाद क्या, यहाँ हेडिंग डाल लोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे बड़ा चीज क्या करना है, उसके बाद एक इस तरह से डब्बा बनाओगे। डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे लिखोगे रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब होता है कि कौन कौन से हेडिंग को कवर करने वाले हो इस निबंध में। तो डेमो के तौर पे मैंने पर्यावरण प्रदूषण लिया है। ठीक है, तो रूपरेखा में सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना। जैसे अंग्रेजी में होता है ना इंट्रोडक्शन, उसी तरह से यहां पे क्या रहेगा, प्रस्तावना पहला। ठीक है, फिर दूसरा हेडिंग डालना प्रदूषण के प्रकार, तीसरा प्रदूषण के कारण, चौथा प्रदूषण के दुष्प्रभाव, पांचवा प्रदूषण के उपाय और लास्ट में उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है खुद की ओपिनियन, निष्कर्ष, जो तुम बताना चाहते हो अपने विचार से बताओ कि पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों ये बात तो आपको समझ आएगा कि शुरू में आपको रूपरेखा लिखना है, फिर उसके बाद नीचे क्या करना है, रूपरेखा लिखे। रूपरेखा याद रखना, डब्बे में रखना इस तरह से। रूपरेखा जब अपना लिख लिए फिर नीचे पहला हेडिंग लगाना और वो पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कि पर्यावरण के बारे में तुम जानते क्या हो। प्रस्तावना का मतलब होता है पर्यावरण के बारे में तुम निबंध लिख रहे हो तो पर्यावरण के बारे में तुम अपने भाषा में अपने शब्दों में बताओ तुम जानते क्या हो। उसका इंट्रो पॉइंट बता दो, समझ रहे हो। तो इंट्रो क्या है इसका, जैसे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, परि और आवरण। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर घेरा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, हमारे चारों ओर घेरा। प्रकृति ने हमें शुद्ध हवा, जल और हरियाली दी है, लेकिन आज मनुष्य की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है। ये देखो इंट्रो है। इंट्रो रटना नहीं होता, अपने हिसाब से लिखना होता है, लेकिन अपने आप को स्मार्ट बनो, लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो। स्मार्ट का मतलब होता है कि एक बार क्या करो कि तुम कम से कम एक बार क्या करो, जिस पे भी मैं तुम्हें निबंध दे रहा हूं उसे एक बार कहानी की तरह पढ़ो, ताकि वहां पे जब आए तो कम से कम तुम्हें कुछ शब्द दिमाग में चले। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल कुछ पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल बना के लिख लेंगे, नहीं भाई, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा मेहनत। कम से कम आधा घंटा एक घंटा तो देना ही पड़ेगा आपको। तो करना क्या है, जैसे लिखा अभी इसको मैंने पढ़ा था, इससे आपको रोड में पता चला ना कि हाँ यार इंट्रो में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि दूषित हो गया। ठीक है, इसी दूषित वातावरण को प्रदूषण कहते हैं। इसी दूषित वातावरण को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, जो समस्त मानव जाति और जीव जंतुओं के लिए गंभीर खतरा बन गया है। ठीक है, गंभीर खतरा बन गया है। ये तुमने इंट्रो लिख दिया। ऊपर में हेडिंग में रूपरेखा लिखने के बाद इस तरह से प्रस्तावना डाल करके इस तरह से लिखोगे, तुरंत एग्जामिनर का दिल जीत लोगे मेरे भाई। 100% एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब जैसे ही एग्जामिनर खुश होगा उसके बाद तुम तुरंत मौके पे चौका मार दोगे। फिर उसके बाद लिखोगे प्रदूषण के मुख्य प्रकार। ठीक ना, प्रदूषण के मुख्य प्रकार। अब प्रकार क्या हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, बस एक लाइन में लिखना है। वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण, समझ रहे हो, मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। ये प्रदूषण के प्रकार है जिनकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। इतना प्रकार लिख के एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा लिख करके उसके बाद क्या करोगे, याद रखना, इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, इस पूरे वीडियो का ही पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फिर जैसे यहां तक हो जाएगा फिर उसके प्रदूषण का कारण हेडिंग डालोगे। क्या डालोगे, प्रदूषण का कारण। अब जैसे ही प्रदूषण का कारण हेडिंग डालोगे भैया, उसके बाद कारण लिख दो। कारण में क्या क्या होता है देख लो, खुदा लिखा हुआ है। बढ़ती जनसंख्या भी एक प्रदूषण का कारण है, समझ रहे हो। फिर आगे क्या आ रहा है, अंधाधुंध शहरीकरण। अब शहरीकरण हो रहा है तो वनों को, जंगलों को काटा जा रहा है, और वन और जंगल कटेंगे तो प्रदूषण फैलेगा ही। ठीक है, वनों की कटाई प्रदूषण के मुख्य कारण भी है। विज्ञान की प्रगति के कारण भी प्रदूषण फैल रहा है, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, विज्ञान की प्रगति ने जहां हमें सुख सुविधाएं तो दी, वहीं कचरे और जहरीली गैस रूप में भी प्रदूषण किया।
पॉइंट है कि नहीं बात में? इस तरह से बस एक बार पढ़ लोगे तो तुम अपने हिसाब से बना के लिखोगे, समझ रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मार्क्स 95+ ही रहे, यानी यहां पे पढ़ने वाला बंदा 100 में 100 तक टच करने का दम रखता हो। याद रखना दोस्तों कि मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन, सबसे बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूं जो टॉपर बच्चे करते हैं। अगर इन्हें फॉलो करोगे, देख लेना तुमने जो सोचा है ना भैया, वो कल्पना से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके आओगे। ठीक है, अब इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद प्रदूषण के दुष्प्रभाव, यानी ये प्रदूषण अगर फैलते हैं तो उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, इससे दिक्कतें क्या आ सकती हैं। तो इससे दिक्कतें क्या आएंगी, देखो, प्रदूषण के कारण आज शुद्ध हवा और पानी मिलना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण के कारण शुद्ध हवा और पानी मिलना मुश्किल हो गया, देख लो दिल्ली में जाके अभी, ठीक है, प्रदूषण का हालत। ठीक है, इससे कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रदूषण की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा हो रही है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। नोटिस किया होगा कि हर बार गर्मी जो आ रहा है वो रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। पिछली बार का गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक है, अभी गर्मी आएगा तो क्या करेंगे लोग, हाँ, जैसे ही अभी गर्मी आएगा ना तो देखना इंस्टाग्राम पे एकदम एक एक से एक नमूने निकलेंगे कि हमने 10,000 पेड़ लगाने का टारगेट बनाया, हमने 20,000 पेड़ लगाने का टारगेट बनाया है। ये सारी चीजें एकदम सही है, ये सारी चीजें एकदम सही है। तो तुम कहोगे तब नमूने क्यों बोल रहे हैं? नमूना इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीजें केवल और केवल गर्मी आने पे ना किया जाए, ये चीज ठंडी में किया जाए, बरसात में किया जाए, ताकि उसे भरपूर मात्रा में सही वातावरण, सही तापमान, सही ठंडी और सही पानी मिल सके, जिसकी वजह से गर्मी आते आते वो पेड़ पौधे बड़े हो जाए। है कि नहीं मेरी बात में दम? ये चीज करना चाहिए। लेकिन गर्मी जब आएगा तब सबका बुद्धि खुलता है, ठीक ना? मेरे घर में जब मैं वीडियो खत्म होगा, जब आपका पेपर खत्म होगा, तो अपने घर का ब्लॉग बनाकर, अपने घर का पूरा मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरे घर के चारों तरफ क्या कहते हैं, पेड़ पौधे मैंने लगा रखा है, गमले में पेड़ पौधे पूरा भरा पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? कोशिश अपनी भरपूर किया हूं। हम लोग का खेत भी है, खेत में भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये चीजें क्या है कि सबको करना चाहिए, ये चीजें सबको करना चाहिए मेरे भैया। ठीक है, अभी फिलहाल आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। तो यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गया दुष्प्रभाव। ठीक है, दुष्प्रभाव लिख दोगे एकदम टीचर खुश हो जाएगा। फिर इस सुधार के कारण भी लिखना होगा कि तुम दुष्प्रभाव बता रहे हो तो कारण भी बताओ। भाई अगर तुम कारण बता रहे हो, अगर कारण बता रहे हो तो निवारण भी बता दो। तो निवारण क्या है, सुधार के उपाय क्या हो सकते हैं? प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना? वृक्षारोपण करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। फैक्ट्रियों के गंदे पानी को साफ करने की नदियों में डालना चाहिए, समझ रहे हो? उसके बाद कह रहा है फैक्ट्रियों के गंदे पानी को साफ करके ही नदी में डालना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री की पानी नदी में मिला दे रहे हैं। फैक्ट्री की पूरे पानी जो जा रहा है फैक्ट्री का, वो पूरा रासायनिक है, केमिकल युक्त पानी है, और वो सब शुद्ध पानी में मिल रहा है। तो भाई दिक्कतें तो आएंगी ही ना, ठीक है? तो साफ करके ही डालना चाहिए। और सौर ऊर्जा जैसे प्राकृतिक स्रोतों का बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? अगला उपसंहार। उपसंहार का मतलब कंक्लूजन होता है। इससे कंक्लूजन क्या निकला? तो पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है, यह है कंक्लूजन। यानी अब थोड़ा कर्तव्य रूपी चीजें लिखी जाती हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक है? तो पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। यदि हमने समय रहते प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया तो आने वाले पीढ़ियों के लिए यह धरती पर रहने योग्य नहीं होगा। सरकार और समाज को मिल करके इसके विरुद्ध एक ठोस कदम उठाना चाहिए या उठाना होगा। आप बताओ, पर्यावरण क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इतनी सटीक तरीके से शायद ही कोई बताएगा, ठीक है? यहां तक हो गया। अब निबंध तो आपको बता दिया कैसे करना है, लेकिन 5 महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं जो 12th क्लास के 12वीं में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 12th क्लास का पहला है पर्यावरण, ठीक है? पर्यावरण समस्या और समाधान पे पूछा जा सकता है, ठीक है? यह लगभग हर साल पूछा जाता है। इसमें वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण के साथ बचाव के उपाय भी लिखने होते हैं, ठीक है? भारत में बढ़ती समस्या, भारत में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के ऊपर आ सकता है। वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या है ये बेरोजगारी, समझ रहे हो? इसके कारण और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन करना होगा आपको भारत में बेरोजगारी की समस्या पर, ठीक है? दूसरा, तीसरा आप देख लेना, विज्ञान वरदान और अभिश्राप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? विज्ञान वरदान और अभिश्राप। फिर अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी नारी सशक्तिकरण पे भी पूछा जाएगा, ठीक है? नारी सशक्तिकरण पे भी पूछा जाएगा। इसमें एक और चीज जोड़ लेना, ठीक है? भारत में नारी का योगदान, ठीक है? तो भारत में नारी का योगदान पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है? याद रखना। अगला 5वां है आतंकवाद। अगला क्या है? आतंकवाद। अगला क्या है भैया? आतंकवाद। इतना आप 100% तैयार करना। 6वां अपने तरफ से खेल कूद पर या फिर किसी त्योहार पर अगर तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? खेल कूद या फिर त्योहार पर। यहां तक समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग
खेलकूद के सामान पर प्रार्थना पत्र यानी पत्र लेखन, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन किस पे आएगा और कैसे लिखना चाहिए, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी पहले मैं प्रधानाचार्य पे आपको एक डेमो के तौर पे दिखा रहा हूं, उसके बाद क्या कहते हैं सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बैंक प्रबंधक को, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से। और नगर निगम को, नगर निगम के मुख्य अधिकारी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहले नंबर पे नगर निगम का मुख्य अधिकारी, दूसरे नंबर पे प्रधानाचार्य और तीसरे नंबर पे बैंक प्रबंधक, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके तुम लिख सकते हो। अगर अभी तक तुम्हें तैयार नहीं है तो मैं जैसे बता रहा हूं समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। तीन जगह तीन चीजों पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यहां देख लो पहले, ठीक ना। थोड़ा सा मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा देता हूं। कहां गया भैया, 5, ठीक ना। 5 बोर्ड परीक्षा में सबसे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन। तो सबसे पहला आप देख सकते हो नगर निगम अधिकारी को पत्र, नगर निगम अधिकारी को पत्र, इसे मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में सबसे फर्स्ट नंबर पे इसे रखना चाहूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहां गया भैया, प्रधानाध्यापक वाला। दूसरे सेकंड नंबर पे रखना चाहूंगा बैंक प्रबंधक, और थर्ड नंबर पे रखना चाहूंगा प्रधानाचार्य, यानी अपने स्कूल के कॉलेज के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र या फिर कह लीजिए पत्र लेखन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डेमो दिखाता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके किसी पे भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से कैसे लिख सकते हो समझो। सबसे पहले देखो, खेल कूद के सामान मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। जैसे नहीं होता है कि स्कूल में खेलकूद का सामान, ग्राउंड तो अच्छा है लेकिन खेलकूद का सामान कम पड़ गया है, जिसकी वजह से एक लड़का जो खेलकूद का अध्यक्ष है वो क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है प्रधानाचार्य को कि इस तरह की चीजें हैं, आप खेलकूद का सामान मंगवा दीजिए। तो इसको 12th क्लास के हिसाब से पत्र कैसे लिखा जाए, तो ध्यान से देखो, कई बार बता चुका हूं, इस बार भी देखो। सबसे पहले कोई भी पत्र लेखन आए, सेवा में सब में सेम रहेगा, सेवा में सब में सेम रहेगा। अब यहाँ प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। अगर यहाँ पे तुम एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब देखो कैसे बदलोगे तुम। अगर मान लो सपोज दैट तुम्हें नगर निगम के अधिकारी को लिखना होता तो यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे क्या लिखते भैया, प्रधानाचार्य महोदय की जगह पे नगर मुख्य अधिकारी, सेवा में नगर मुख्य अधिकारी, ठीक है, ये लिखते, ठीक है, सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, यहां तक लिख लेते। अब जैसे मान लो प्रधानाचार्य का आया है तो प्रधानाचार्य में क्या लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके शहर का नाम हो जाएगा। जैसे मैं अगर अपना लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, फिर यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है, या फिर राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक ना, मेरा राजकीय इंटर कॉलेज है, ठीक है, राजकीय इंटर कॉलेज शक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, शक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, मेरा एड्रेस है खुद का असली, ठीक है, ध्यान से समझना, आना हो मिलने तो ये एड्रेस पे आना, ठीक है। फिर विषय क्या है, इतना जब लिख लोगे तो फिर तीसरे नंबर पे लिखोगे विषय, ठीक है, विषय लिखोगे खेलकूद का नया सामान मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र, खेलकूद का नया सामान मंगवाने हेतु, बस इतना लिख के छोड़ सकते हो, इसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। कोई भी चीज है जिस पे भी पत्र है, बस जिस चीज पे तुम्हें पत्र लिखना है वो चीज यहाँ पे जरूर लिखना विषय में। विषय लिखने के बाद आप डाल देना महोदय, क्या डाल देना, महोदय। अब इसके बाद जो लंबा सा पैराग्राफ दिखता है इसे ही लोग सोचते हैं कि रटना पड़ता है। अरे भाई, जो चीज पे तुम पत्र लिख रहे हो अपने भाषा में बना के ही लिखना होता है और इस पे और अच्छा मार्क्स मिलता है। ये हिंदी के टीचर कहते हैं कि अपने भाषा में, अपनी भाषा शैली में जब बच्चा लिखता है तो उसे और मार्क्स देने का अच्छा मन करता है कि उसे फुल में फुल मार्क्स दो, क्योंकि अपने टैलेंट को प्रस्तुत करता है। उस दौरान टीचर को जांच पड़ताल करने का मौका मिल जाता है कि वो स्टूडेंट कितना पानी में है। समझ आई मेरी बातें? अब एकदम कट टू कट तुक्का एकदम रट के लिखेगा तो कैसे पता चलेगा? रटौआ महादेव भी तो हो सकते हैं। तो उसके बाद अब अपनी चीजें लिखोगे जो चीज की दिक्कत थी। तो सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय की 12वीं कक्षा का मैं छात्र हूं, ठीक है, और विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूं। मैं आपका ध्यान हमारे खेलकूद विभाग के वर्तमान स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। आगामी अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिताएं अगले माह से शुरू होने वाली है, ठीक है। दुर्भाग्यवश हमारे पास अभ्यास करने के लिए पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता का सामान उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो बहुत ही शुद्ध हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, गुणवत्ता का सामान नहीं है, ठीक है, दुर्भाग्यवश। तो भैया इतना तुम काहे लिखोगे? अपने मन से बस जो व्यक्त कर सकते हो करो ना भाई, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, डरो मत, ठीक है। पुरानी फुटबॉल फट चुकी है, क्रिकेट के बल्ले भी टूट गए हैं, अच्छी तैयारी के लिए नए सामान की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि खेल विभाग के कुछ नई क्रिकेट किट, फुटबॉल और बैडमिंटन रैकेट जल्द से जल्द क्रिकेट
यहां पे रिपीट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। जल्द से जल्द मंगवाने की कृपा करें ताकि हम बेहतर अभ्यास कर सके और विद्यालय का नाम रोशन कर सके। देख कितना मस्त और कितना सटीक मैंने बताया, ठीक है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो तेरे को रटना पड़ेगा मेरे भाई, समझ रहे हो मेरे भाई बहन। आप लोग एकदम इजी तरीके से तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे दिनांक डाल देना इस तरह से अपने हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद लिखोगे, धन्यवाद सहित भी लिख सकते हो, धन्यवाद सहित। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ करके छोड़ देना है, क्लास 12th डाल करके इस तरह से, अनुक्रमांक और यहाँ पे रोल नंबर के जगह पे कुछ भरना नहीं है, ऐसे करके छोड़ देना है, समझ रहे हो। और अनुक्रमांक नहीं भी भरोगे तो चलेगा, इतना लिख करके छोड़ सकते हो। तुम्हारा पत्र लेखन क्लियर हुआ। अब देखो मेरी बात भैया, सब चीज सेम रखोगे, कोई भी पत्र आए डेट सेम रखोगे। बस ये है कि जब आप मुख्य नगर अधिकारी को लिखोगे तो यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य के जगह पे, आपके आज्ञाकारी शिष्य के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपके मोहल्ले का निवासी, आपके नगर निवासी, आपका धन्यवाद, आपका नगर निवासी नाम ए करके लिखना है। समझ आई मेरी बातें। तो अब जान लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन कौन कौन से हैं जो तैयार करने हैं। तो नगर निगम अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी को साफ करने के लिए सड़कों की मरम्मत हेतु शिकायती पत्र है, ठीक है, शिकायती पत्र है। सेम इसी तरह लिखना है, सेम इसी तरह लिखना है। हम हल्का सा हिंट भी दे रहे हैं, हल्का सा हिंट भी दे रहे हैं भैया। क्या हिंट दे रहे हैं, सेवा में नगर मुख्य अधिकारी, ठीक है, सेवा में नगर मुख्य अधिकारी, और यहाँ पे अपने मोहल्ले का, ठीक ना, मैं शिवपुर निवासी का रहने वाला हूँ, ऐसे वैसे करके लिख देना है, ठीक है। ये शहर का नाम लिख देना है ऐसे करके। फिर उसके बाद यहाँ पे विषय में आप लिख दोगे सड़क की समस्या हेतु, ठीक है, या फिर गंदे पानी आने हेतु। आपके नगर निगम के द्वारा जो पानी भेजा जाता है, वो पानी की जो सप्लाई आपके यहाँ आ रही है मोहल्ले में, वो गंदा पानी आ रहा है, तो उसके लिए भी हो सकता है, यानी कुल मिला के गंदगी, शिकायती पत्र, ठीक है। ये लिखोगे, फिर महोदय लिखोगे, फिर अपना जो शिकायत है वो शिकायत को लिख दोगे। फिर डेट, फिर समझ गए ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो अब थोड़ा थोड़ा बदलाव करके कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करके कर सकते हो। अब आती है बारी की कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला हो गया, बैंक प्रबंधक को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, ठीक ना, उच्च शिक्षा के लिए ऋण, ऋण का मतलब कर्ज। बहुत बच्चे होते हैं ना कि आगे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं, हाँ, बैंक से लोन लेते हैं, उसके ऊपर 100% 2026 में चिपकेगा, ये आप याद रख लेना, ठीक है। अगला है तीसरा, जिला अधिकारी यानी डीएम को पत्र, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के दौरान, ठीक ना, याद रखना, लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। जैसे बोर्ड परीक्षा नजदीक आ जाता है, नहीं होता है कि लाउड स्पीकर अगर अगल बगल में बहुत तेज बज रहा है तो उसको रोक लगाने के लिए डीएम को शिकायती पत्र दिया जा सकता है, ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर संपादक के नाम पत्र, किसी दैनिक समाचार के संपादक को बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। हाँ, डाक पाल यानी पोस्ट मास्टर को पत्र, अपने क्षेत्र के डाकिये की लापरवाही या फिर चिट्ठियां समय पर न मिलने की शिकायती हेतु प्रार्थना पत्र। इससे बाहर नहीं आएगा। इससे बाहर नहीं आएगा, 100% यही छपेगा, 100% यही छपेगा, भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है, भरोसा रखो। मैंने कई बार प्रूफ भी किया है कि जो मैंने बोला है वो आया भी एग्जाम में, ठीक है, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। अब आ गया कहानी, कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो मैं जहां से हूं, मेरा क्या है, पंचलाइट है, ठीक है। तो देख लो, जिसका इसका पंचलाइट है उसे एकदम अच्छे से सुन लो, ठीक है, जिसका इसका पंचलाइट है ध्यान से सुनो, और जिसका पंचलाइट नहीं होगा, जिस टेक्निक पे बता रहा हूँ उस टेक्निक का इस्तेमाल करके तैयार करना, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ठीक है, हम जिस जिले से हैं वहां का क्या है, पंचलाइट है, ठीक है। अब कहानी का सार क्या है, ध्यान से समझो। पंचलाइट कहानी ग्रामीण जीवन की सरलता, सामूहिक मनोवृत्ति और सामाजिक व्यंग को प्रस्तुत करती है। कहानी का केंद्र एक गांव में महतो टोला है जिसमें पहली बार पंचलाइट खरीदी गई है। एक गांव में महतो नाम का टोला है, उसमें टोला मतलब समझ रहे हो, एक गांव होता है जो एक टोला मोहल्ला होता है, तो उसमें एक पंचलाइट खरीदी गई है, ठीक है। और उनके लिए प्रतिष्ठा और आधुनिकता का प्रतीक है। लेकिन समस्या यह है कि टोले में किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता। सब लोग उत्साह में हैं पर ज्ञान के अभाव में असहाय हैं। असहाय मतलब जला नहीं पा रहे हैं। तो गांव में गोधन नाम का युवक रहता है जो पंचलाइट जलाना जानता है, परंतु उसे पहले किसी गलती के कारण पंचायत द्वारा दंडित किया गया था, इसलिए उससे मदद लेने में लोग संकोच कर रहे हैं, ठीक है। उससे मदद लेने में लोग क्या कर रहे हैं भैया, संकोच कर रहे हैं।
अंततः स्थिति ऐसी बनती है कि बिना गोधन की मदद के काम नहीं चलता, इसलिए गांव वाले अपनी झूठी प्रतिष्ठा को छोड़कर उसे बुलाते हैं और गोधन पंचलाइट जला देता है और पूरा वातावरण प्रकाश से भर जाता है और वहां पे कीर्तन वगैरह होने लगता है, कीर्तनिया लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आई मेरी बातें? अब क्लियर हुआ? अगला है आपका खंड काव्य की अगर बात करूं तो चरित चित्रण पूछा जाता है, पता होगा। तो हम लोग जहां से हैं, हम लोग का क्या है, आलोक वृत्त है, गांधी जी पर चरित चित्रण आता है। ठीक है, आप लोग का जो होगा देख लीजिएगा। अब आलोक वृत्त का चरित चित्रण क्या है, ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा, ये नहीं कि वीडियो को ऑफ कर दे। ठीक है, आप आगे वाले टॉपिक पे चले जाइए। ठीक है, तो आलोक वृत्त में क्या है, ध्यान से समझिए। इसे गुलाब खंड खंडेलवाल द्वारा रचा गया है आलोक वृत्त। ठीक है, और एक खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी के ऊपर स्थित है, यानी उनके ऊपर दर्शाया गया है। ठीक है, कवि ने उन्हें एक साधारण मनुष्य से महापुरुष बनते हुए दिखाया गया है। इस चरित्र चित्रण में महात्मा गांधी के साधारण व्यक्तित्व से लेकर के पूरा महापुरुष बनते तक, ठीक है, हाँ, राष्ट्रपिता बनते तक का चित्रण किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चरित्र चित्रण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला कि ये जो थे महात्मा गांधी, वो सत्य और अहिंसा के दृढ़ उपासक थे। महात्मा गांधी क्या थे, सत्य अहिंसा के उपासक थे। महात्मा गांधी का अटूट विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के बल पर दुनिया के बड़े से बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। ये महात्मा गांधी के विचार थे। ठीक है, अगला है, इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखोगे। ठीक है, फिर अगला है मानवता का रक्षक। ठीक है, उन्होंने छुआछूत और जाति पाति को विरोध किया और दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ठीक है, अगला है निर्भीक और आत्मविश्वासी। ये निर्भीक थे और आत्मविश्वासी भी थे। दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक वे कभी अंग्रेजों की लाठियों और जेलों से नहीं डरे। ठीक है, अगला है महान तपस्वी और त्यागी। ये जो थे महान तपस्वी और त्यागी थे, यानी भोग विलास को त्याग कर उन्होंने खदर धारण किया और सादगीपूर्ण जीवन को अपनाया। देखते थे धोती पे रह जाते थे पूरा। ठीक है, कम वस्त्र पहनते थे। ठीक है, सादगीपूर्ण जीवन को अपनाया। ठीक है, अगला है सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। ठीक है, या समर्थक थे और जीवन के अंतिम क्षणों तक देश में शांति स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे। ठीक है, प्रयत्नशील रहे। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हुआ? तो यही आलोक वृत्त है। समझ आई मेरी बातें? इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? पक्की बात मानो। चलिए अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। अब दोस्तों जो व्याकरण बता रहा हूं इसे हल्के में मत लेना दोस्तों, सारे अति महत्वपूर्ण यानी बहुत ही ज्यादा वायरल रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान से देखो, अच्छे से रिपीट करा दूंगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इतनी बार मैं बता दे रहा हूं कि आपको वीडियो देखते देखते ही जहां तक अनुमान है कि तैयार हो जा रहा होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि महत्वपूर्ण मुहावरे हैं और इसका अर्थ सहित लिखना है। क्या लिखना है? अर्थ सहित। तो कैसे लिखा जाता है ध्यान से समझो, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक पेज है, इस तरह से मान लीजिए ये आपका बोर्ड एग्जाम का पेज है। अब आप कैसे लिखोगे? आंखों का, जैसे पहला है आंखों का तारा होना, तो यहां पे आपका मुहावरा क्या है? आंखों का तारा होना। ये ब्लैक कलर से लिखोगे, फिर इस तरह से तीर बनाओगे इस तरह से, और इसका अर्थ क्या होगा? आंखों का तारा होने का मतलब होता है भैया बहुत ही प्रिय होना। क्या होता है? बहुत ही प्रिय होना। ये तो लिख दिया भाई, इसका मतलब आंखों के तारा होने का मुहावरे का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रिय होना। लेकिन प्रश्न में आपको कहा जाएगा कि एक अर्थ सहित लिखना है, अर्थ बना के एक लिखना है। तो अब यहां पे आप लिखोगे इसका अर्थ। क्या लिखोगे? अर्थ। ठीक है, अब अर्थ में अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो कि मेरा बेटा मेरे आंखों का तारा है। तो इस मुहावरे का इस्तेमाल करके अर्थ बना देना है, इस मुहावरे का इस्तेमाल करके अर्थ बना देना है। या फिर लिख सकते हो मेरे भाई बहन मेरे आंखों के तारे हैं। ठीक है, मेरा दोस्त विशाल मेरे आंखों का तारा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातें? इस तरह से आप बना करके लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ भैया? यहां तक क्लियर हुआ तो अब देख लीजिए फटाफट, मैं अब एक एक बोल देता हूं, अर्थ बना लोगे ना, किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, अपने से बना सकते हो। रटा मत करो, रटाने वाले बहुत मिलेंगे। ठीक है, आपको पेजेस में अर्थ लिख लिख करके आ जाएंगे। अर्थ लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है अर्थ लिखने की। समझ रहे हो मेरी बातें?
क्योंकि अर्थ अपने से लिखना होता है। आप खुद इतने बड़े क्लास के हो कि आप अर्थ बना सकते हो, बस नाम चेंज करना है और उसी को मुहावरे का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं हर चीज का दिखा रहा हूं ना अर्थ बोल बोल करके, जैसे आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाने का अर्थ क्या होता है? क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाने का मतलब होता है ये लड़का मेरे को आंख दिखा रहा है, पता है ना। तो इस तरह से अभी जो मैंने बोला एक अर्थ ही तो बोला होता है। अब इसका अर्थ बोलना है तो बोल सकते हो, देखो सूरज मुझे तुम अपनी आंखें मत दिखाओ, ठीक ना। ऐसे भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो परमेश्वर मुझे आंखें दिखा रहा है। हुआ ना, क्लियर हुआ। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? धोखा देना। इसका अर्थ अगर बनाना चाहो तो बोल सकते हो कि सीमा मेरे आंखों में धूल झोंक रही है। पॉइंट हुआ कि नहीं मेरी बातें? ठीक है। आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत शोर मचाना। जैसे बहुत लोग नहीं होता है कि किसी काम को लेकर के पूरी पूरी अपने ऊपर ही बोझ डाल देते हैं, ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, यानी सारा बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं, तो यानी बहुत ज्यादा शोर मचाना। ठीक है। अब इसका अगर बनाना चाहो तो सीधे सीधे बोल सकते हो, इसका अर्थ ऐसे बना सकते हो कि रवि ने तो आसमान सिर पे उठा लिया, ऐसे करके बना सकते हो, ठीक ना। आग बबूला होना यानी अत्यंत क्रोधित होना, तो अब अर्थ बना लोगे ना इसका, ठीक ना, कि रमेश मुझे देख करके आग बबूला हो रहा है। बना कि नहीं अर्थ इसका? तो ये सब चीजें रटने वाली चीज नहीं है, सुनते सुनते तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से, यानी कड़वा प्रत्युत्तर देना। कड़वा प्रत्युत्तर का मतलब कि समझ रहे हो ना, उसके बदले इससे भी ज्यादा कड़वा जवाब दूंगा मैं, ठीक ना। तो इसका अपने हिसाब से बना सकते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कभी कभी नहीं देखते हो, देख रहे हो भाई, सुरेश गलती अपने किया है और सब गलती का बोझ हमारे ऊपर डाल रहा है, गलत वो है और अपने को सही साबित करके मुझे गलत ठहरा रहा है। तो इसका अर्थ कई सारा बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर भैया। अगला है कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार हो जाना, इसका भी बना सकते हो, ठीक ना। कलेजा मुंह को आना, ये सारी चीजें बहुत ही वायरल रिपीटेड है, इनमें से ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। 3 दिया रहता है, 3 में से कोई एक उठा करके करना होता है, तो तीनों में से कोई ना कोई फंसी जाता है। ठीक है। फिर अगला है खून पसीना एक करना, यानी बहुत परिश्रम करना। फिर 4 चांद लगाना, यानी शोभा बढ़ाना, ठीक ना। आपने तो मेरे यहाँ 4 चांद लगा दिया, ये सब क्या है? अर्थ ही तो है। नाक कटाना, अपमान होना, ठीक है। नाक में दम करना, यानी बहुत परेशान करना। पानी पानी होना, यानी लज्जित होना, ठीक है। हाथ पर हाथ धरे बैठना, यानी निष्क्रिय बैठे रहना, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? निष्क्रिय बैठे रहना, ठीक है, निष्क्रिय बैठे रहना। हाथ मलना, यानी पछताना। कहते हैं ना कि तुम हाथ मलते रह जाओगे, ऐसे हाथ मलने का मतलब ये नहीं कि खैनी लेके मल रहे हैं, खैनी मलना नहीं रे भाई, ठीक ना। हाथ मलने का मतलब पछतावा होना। दांत खट्टे करना, ऐसा नहीं कहते हैं कि सूरज ने तो उसके दांत खट्टे कर दिए, ये भी एक अर्थ हो गया, समझ रहे हो। रंग में भंग पड़ना, यानी आनंद में बाधा आना, ठीक है। सिर पर चढ़ना, अत्यधिक लाड प्यार करना, ठीक ना। तुमने अपने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा है, देखो आ गया ना अर्थ इसका। इस तरह से तुम बना सकते हो, ठीक है। सांप सूंघ जाना, ठीक ना, एकदम चुप हो जाना। राहुल को लगता है कि सांप सूंघ गया है, ये देखो अर्थ हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से तुम बना के लिख सकते हो। तो मुहावरा समझ में आया, मुहावरा क्लियर हुआ। अब बात आती है लोकोक्तियां की, चलो आगे देखते हैं। इसी तरह दोस्तों लोकोक्तियां हैं, तो लोकोक्तियां फटाक से देख लेते हैं, इसका भी अर्थ बनाना उसी तरह। तो अब तो अर्थ बनाने सीख ही गए हो, तो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, ये सारे बोर्ड 2026 में चिपकेंगे, 100% चमकेगा क्वेश्चन, ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये भी बहुत पॉपुलर, बहुत ही वायरल है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका मतलब होता है समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, यानी किसी वस्तु के चाहने वाले बहुत अधिक होना, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म के अनुसार फल मिलता है, ठीक है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, ठीक है, यानी एक बार धोखा खाने पर व्यक्ति सावधान हो जाता है, इसका मतलब यह होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में किसी न किसी सेट में ये वाला पक्का चिपकेगा, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी का दोष दूसरों पर डाल देना, अपनी कमी का दोष दूसरों पर डाल देना। घर का भेदी लंका ढाए, यानी अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, ठीक है। 100 सुनार की एक लोहार की, यानी शक्तिशाली व्यक्ति एक वार भारी करता है, ठीक है। शक्तिशाली व्यक्ति का एक वार भारी पड़ता है। अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। ये जैसे होता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक ना। तो इस तरह से ये वाला भी बहुत ही वायरल है, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए साक्ष्य की क्या आवश्यकता, ठीक है। फिर अगला जहां चाह वहां राह, ये भी बहुत वायरल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दृढ़ निश्चय से मार्ग निकल ही आता है। बूंद बूंद से सागर भरना,
यानी थोड़ी थोड़ी बचत या प्रयास से बड़ा कार्य हो जाना। ठीक है भैया। अगला है आपका नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी प्रसिद्धि अधिक है लेकिन वास्तविकता कम है। लोहे को लोहा ही काटता है, ताकत का सामना ताकत से ही होता है। तो ये लोकोक्तियां जितना भी अभी मैंने 15 ठो बताया, इससे बाहर अगर आपका आ जाए तो जो कहिए वो इन्हीं में से आएगा, डरिए मत। ठीक है। अगर इससे एक्स्ट्रा अगर आपको डर लग रहा है तैयार करना चाहे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को अनुमान है कि इससे बाहर जाएगा नहीं। अब आता है सूक्ष्म शब्दों में अंतर। अब सूक्ष्म शब्दों में अंतर वाला क्या होता है, आपको एक प्रश्न में दो प्रश्न, मतलब इसमें क्या होता है, दो प्रश्न दिया रहता है एक एक नंबर का। ठीक है। और होता कैसा है कि आपको एक इस तरह से प्रश्न दिया होगा और ये 4 ऑप्शन देंगे, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होता है, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही रहता है। तो जरा देखिए, अनल अनिल बहुत ही वायरल है। अनल अनिल, अनल का अर्थ होता है, अनल का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है। और अनिल का अर्थ होता है, अनिल का अर्थ होता है वायु। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। तो क्या हो जाएगा, अनल अनिल का मतलब अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु यानी पवन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग सही हो जाएगा। बताइए यहां पे क्लियर हुआ भैया। ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला है भैया आयु और आय। आयु का जीवन होता है और आय का अर्थ होता है कमाई, यानी क सही होगा। समझ आई मेरी बातें। इस तरह से आएगा, 4 में से कोई एक सही जवाब देना होगा। जितना मैं दे रहा हूं इतना कर लो, इतने में काम हो जाएगा आपका। ठीक है। उपेक्षा अपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है भैया अनदेखी और अपेक्षा का अर्थ होता है आशा करना, उम्मीद करना। कहते हैं ना आपसे यही अपेक्षा थी, आपसे अपेक्षा है कि आप अच्छा काम करेंगे। अपेक्षा का मतलब होता है आशा करना, और उपेक्षा का मतलब कहते हैं वो मेरी उपेक्षा कर रहा है, यानी कहने का मतलब वो मुझे अनदेखा कर रहा है। ठीक है। अगला है भैया अविलंब और विलंब। अविलंब का अर्थ होता है तुरंत और विलंब का अर्थ होता है देर। फिर है और और का अर्थ होता है दिशा और का अर्थ होता है तथा। जैसे आप देखे होंगे, और कहते हैं ना उस ओर चले जाओ, उस ओर गया है, वो लड़का उस ओर गया। और का मतलब दिशा होता है। ठीक है, याद रखना। अगला है अनाथ और सनातन। अगला है अनाथ और सनातन। अनाथ का अर्थ होता है भैया बिना सहारे का, और सनातन का अर्थ होता है जो सदा रहे, जो सदा रहने वाले को सनातन कहते हैं। ठीक है। अगला है भैया कृति और कृति। दोनों अगर ध्यान से देखो केवल मात्रा में हेर फेर है, बाकी सेम है। ठीक है। कृति छोटा मात्रा है तो रुक जाएंगे, जैसे देखो कृति रुक है ना। अब ये बड़ी मात्रा है तो क्या हो जाएगा, कृति कृति, इस तरह से लंबा खिंचाता है। तो इस तरह छोटी की मात्रा लग के कृति आएगा तो उसका अर्थ होता है रचना। उसका अर्थ क्या होता है, रचना। और बड़ी लग करके आ जाएगा तो उसका अर्थ होता है कर्मशील व्यक्ति। क्या होता है, कर्मशील व्यक्ति। बहुत ही वायरल है। अब मैं किसको बोलूं कि कौन वायरल है कौन वायरल नहीं, जो लेके आया हूं सारा वायरल ही लेके आया हूं, सारा रिपीटेड ही लेके आया हूं। ठीक है। तो एक बार बोल देता हूं कि सारे 2026 के किसी न किसी सेट में लड़ने वाले हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ग्रह और गृह, ग्रह और गृह, ग्रह और गृह को ग्रह का मतलब होता है ग्रह ही बोलते हैं। ठीक है। गृह का मतलब घर होता है। ठीक है। अगला है अंश और अंशु। अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ होता है किरण। ठीक है। अगला है आपका कुल और कुल। दोनों में मात्रा का अंतर है। छोटा ऊ की मात्रा रहेगी तो कुल का अर्थ होता है परिवार, और बड़ा मात्रा हो गया कुल का मतलब किनारा। ठीक है। शोक और शोभा। शोक का अर्थ होता है दुख, शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। ठीक है। अगला है दिन और दिन। देखो मात्रा में अंतर है, केवल ऐसा ही पूछेगा, सूक्ष्म अंतर है केवल, इसीलिए कहते हैं इसका इसीलिए नाम पड़ा है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी शब्द युग्म। ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो दिन ए वाला रहेगा, अगर ई वाला मात्रा बड़ी वाला, तो दिन का अर्थ होता है गरीब। कहते हैं ना ये तो दिन दुखिया है, दिन दुखिया है, बेचारे को मत सताओ यार, ये तो दिन दुखिया है, दिन दुखियारी है। दिन, दिन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है। ए वाला दिन लग जाए तो दिन का मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये वाला जो लगता है दिन, ठीक ना, जिसे दिवस कहते हैं। ठीक है। अगला है अभिराम और विराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और विराम का अर्थ होता है विश्राम, रेस्ट करना। काव्य और कवि। काव्य का अर्थ होता है कविता, कवि का अर्थ होता है रचयिता। ठीक है। अगला है सील और शिला। सील का अर्थ होता है स्वभाव, शिला का अर्थ होता है पत्थर। किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है सारी चीजें। अब अगले पे आ गए हम लोग शब्दों के अनेकार्थी वाला। अनेक अर्थ यानी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होंगे। आपको वहां पे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या दिया रहेगा, कुछ 3 ठो दिया रहेगा, उसमें से कोई एक उठाना है और उसमें से क्या करना है, एक के 2 अलग अलग अर्थ बताने हैं। एक के 2 अलग अलग अर्थ बताने हैं, जैसे आपको दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे लक्ष्य, नाक, पक्ष, द्विज। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025 का पेपर है, कोड नंबर। ठीक है। तो ध्यान से देखो, अक्षर, अक्षर को तुम वर्ण, नाश रहित और ब्रह्म भी कह सकते हो। ठीक है। और अक्षत का अर्थ होता है चावल का दाना और बिना टूटा हुआ।
अनल का अर्थ होता है अग्नि और आग, अनिल का अर्थ होता है वायु या फिर पवन, अमर का अर्थ होता है जो न मरे या फिर देवता। ठीक है, अगला है भैया अर्थ, अर्थ का क्या होता है, मतलब होता है और धन होता है। अंक का होता है संख्या, गोद, नाटक का भाग। ठीक है, ये सब छोड़ना नहीं है। अंश का अर्थ होता है भाग या फिर किरण। उदित, उदधि, उदधि का अर्थ होता है समुंदर या फिर सागर। कर का अर्थ होता है हाथ या टैक्स या किरण। कमल का अर्थ होता है पुष्प, आंख की पुतली। कर्ण का अर्थ होता है कान या फिर महाभारत का पात्र। ठीक है, कवि का अर्थ होता है काव्य रचने वाला या फिर ज्ञानी। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय या फिर मृत्यु। कहते हैं ना काल का मतलब समय भी होता है, और कहते हैं ना आज तुम्हारे कपार के ऊपर काल मंडरा रहा है। ठीक है, तो मृत्यु। कार्य का अर्थ होता है काम या फिर उद्देश्य। ठीक है, अब आ गए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब एक आपको ना मतलब कि एक सेंटेंस लिखा होगा, एक मतलब एक वाक्य लिखा होगा, एक पूरा लंबा सा सेंटेंस लिखा होगा, उसको पढ़ के केवल एक शब्द में उसका जवाब लिखना होगा, यानी उसका कोई एक शब्द बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। जैसे जो कभी न मरे, तो उसे क्या बोलोगे, अमर बोलोगे। जो कभी न मरे हो अमर है, समझ रहे हो, जो कभी न मरे हो अमर है। जो कभी न हारे, कहते हैं ना कि मैं विजयी हूं, विजयी का मतलब मैं कभी हारता नहीं हूं, तो विजयी बोलते हैं, मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक ना। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो दूसरों का लाभ करे उसे परोपकारी कहते हैं। जो दूसरों का बुरा करे उसे परपीड़क कहते हैं। जो अपने देश का से प्रेम करे उसे देशभक्त कहते हैं। जो सत्य बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखे उसे नास्तिक कहते हैं। जो पढ़ा लिखा हो उसे जो पढ़ा लिखा न हो उसे निरक्षर कहते हैं। जो कभी हार न माने उसे उद्धम में कहते हैं। फिर अगला है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो सब जगह व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। और जो अनुकरण योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। 15 हुआ। अपने तरफ से अगर और ऐड करना हो तो 2024 और 25 में जो आए हैं उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं में से रिपीट होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन का मतलब होता है कि आपको एक वाक्य दिया होगा फिर से इस तरह से बना करके, और उसको अपने हिसाब से सही वाक्य में बदलना होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप यहीं देख लो, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है वह मेरे से नाराज है, वह मेरे से नाराज है। क्या ये शब्द ज्यादा बोला जाता है, वह मेरे से नाराज है, या फिर वह मुझसे नाराज है, ये बोला जाता है? तो आप कहोगे ए वाला ज्यादा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है ये बोलोगे, या फिर मुझे ठंड लग रही है ऐसे लिख के यहाँ पे अगर बिंदु लिख दिया जाए, इस तरह बिंदु लगा दिया जाए तो इसको लंबा खींचा जाता है, हैं ऐसे। ठीक ना, और बिंदु हटा दिया जाए है हुक है, इस तरह से, समझ रहे हो ना। तो मुझे ठंड लग रही है, तो हैं ऐ नहीं लगता है, अंक हटा दिया जाएगा। कभी भी ये शब्द आए तो समझ लो, कभी भी आपको अंक में अगर चंद्र बिंदु, इस तरह चंद्र बिंदु कह रहे हैं, सॉरी, इस तरह से डॉट यानी बिंदु लगा हुआ हो, अंक की मात्रा, तो बस ज्यादा कुछ मत करना, यही सेम वाक्य लिखना, बस मात्रा हटा देना। समझ आए मेरी बातें? तो मुझे ठंड लग रही यानी मुझे ठंड लग रही है बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही वाक्य है। राम और श्याम बाजार गया, ये देखो कितना गंदा शब्द है, ये लिखना चाहिए ना, राम और श्याम बाजार गए, ये ज्यादातर सही शब्द है। ठीक है, अगला है आपका, सीता ने मुझे किताब दिया, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, सीता ने मुझे किताब दी। ठीक है, रटना नहीं, अपने हिसाब से बस थोड़ा चेंज करके लिख देना, वो सही वाक्य होगा। वह सबसे श्रेष्ठतम खिलाड़ी है। ठीक है, वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है, सबसे हटा देना होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे नहीं हो सकता कोई चीज, ये गलत है। उससे भी तो हो सकता है ना, कहते हैं ना हर शेर का सवा शेर होता है, तो तुम यहाँ टैग नहीं लगा सकते कि सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी, एक ऐसे बोला जा सकता है भाई, उससे भी तो हो सकता है कोई। ठीक है, तो वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है। ठीक है, अगला है, प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर बैठे। डॉट लग गया ना, ए वाला नहीं लगेगा, डॉट हटा देना, बाकी सेम रखना है। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, था शब्द रहेगा ही नहीं, ये गलत है। ठीक है, उसी तरह उसने मुझको एक सलाह दिया, इसे अब तुम लिख सकते हो उसने मुझे एक सलाह दिया, ये बिल्कुल सही वाक्य है। तो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, त्रुटि मार्जन। अगला आ गया व्याकरण का 10वां प्रश्न में, जब देखोगे यहाँ 10वां लिखा है ना, तो वहां भी 10वां ही मिलेगा। 10वें प्रश्न में देखोगे तो निम्नलिखित गद्यांशों अथवा पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया रहेगा, पद्यांश नहीं रहेगा भैया। ठीक ना, अपठित गद्यांश दिया रहेगा, इस तरह से पैराग्राफ लिखा होगा,
ठीक है। और इसमें मजे की बात यह है कि इस पैराग्राफ को आपको ज्यादा मेहनत करके तैयार करने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे कोई लेखक शीर्षक जैसी चीजें लिखने वाला कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा चीज है। इसको जैसे ही पढ़ोगे और इसके नीचे 3 प्रश्न दिखेगा। कितना प्रश्न दिखेगा? 3 प्रश्न दिखेगा और इन तीनों का जवाब देना होगा, समझ रहे हो? और उसी में छुपा होगा, बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे पढ़ देता हूं, ठीक ना। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों जैसे संसार, संभुत्व, शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, ठीक है। उन सबका आचरण के विकास उन सबके आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितना कर्म है उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा ही महान क्यों ना हो। वह निश्चयपूर्ण यह नहीं कह सकता कि वही करो और किसी तरह का नहीं, ठीक है। आचरण की सभ्यता के प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। तो अब यहीं पे उससे आधारित 3 प्रश्न दे दिए। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? अभी जस्ट बताया जीवन का परम उद्देश्य क्या होता है भैया, अभी जस्ट मैंने पढ़ा। जीवन का परम उद्देश्य क्या होता है? आचरण का विकास। तो इसी तरह से पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां पर क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ भैया? अगला अगर सेकंड पढ़ोगे तो आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है? वही चीज जो अभी पढ़ा गया वही चीज है यहाँ पे। आचरण के विकास में संबंध यह विचार आवश्यक है कि वो संसार में शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक, वही सेम है कि नहीं जो उसमें लिखा हुआ था, उसी तरह यहाँ तीसरा वाला होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा। जैसे ही यहां तक करोगे तो आपका व्याकरण लगभग खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? रस, छंद, अलंकार। अब दोस्तों यहां तक हो जाने के बाद बचता है हमारा साहित्यिक परिचय और संस्कृत खंड, संस्कृत पद और गद्यांश और पद्यांश बचता है, ठीक है। तो ये दोनों थंबनेल देख लीजिए। अब थंबनेल को फॉलो करिए। दोनों थंबनेल को पहचान जरूर रहे होगे आप लोगों ने, और आप लोगों ने वीडियो देख भी लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो इस थंबनेल पे जाकर के, यानी हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप जाकर के देखोगे तो मिल जाएगा। वहां से जाके अपना एकदम सटीक तरीके से तैयार कर सकते हो। और एक बात जरूर कहूंगा, इसे किसी कीमत पे मत छोड़ना। इसे तैयार करने के बाद इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिखेगा और उस लिंक पे जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम में मिल जाएगा और सारी कुछ एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसका भी पीडीएफ हो या इसका पीडीएफ हो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक आउट का पीडीएफ हो, सब कुछ बना दिया है दोस्तों, ठीक है। तो लगभग आपका इस वीडियो में मान लीजिए मेन चीजें मैंने कवर कर दिया, मेन चीजें क्लियर करा दिया। अब मात्र जो 2 बचा हुआ है, इन दोनों को जाकर के अच्छे से क्लियर कर लो, हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। अब दोस्तों मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।